अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। और मैं हूं ताहिर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th लास्ट पोम, जिसका नाम है फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स, जिसके लिखने वाले हैं पैब्लो नेरूदा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। सो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस जो हैं क्लास 10th जेके बोस स्पेशल के लिए वो जो हैं वो बनाए हुए हैं और आप वो आसानी से जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि हर एक को इसका फ़ायदा जो है वो मिले। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस लास्ट पोम की, फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स, तो ये जो है पैब्लो नेरूदा एक अजीम, जिसे हम कहते हैं एक बहुत बड़े चाइलियन शायर थे, जो कि एक मुल्क है चाइल बेसिकली। अगर हम देखें जनूबी अमेरिका के एक मगरबी साहिल के साथ फैला हुआ एक मुल्क है और वहाँ रहते थे और उन्होंने बेसिकली ये पोम जो है वो लिखी हुई है। तो वो एक एक्चुअली एक सिफारती या गवर्नमेंट सर्विसेज जिसे हम कहें एक ड्यूटी के लिए कहाँ जाते हैं। 1933 से लेकर 1938 तक वो स्पेन जाते हैं और स्पेन में वो बहुत मशहूर हो जाते हैं और वहाँ स्पेन के कुछ दोस्त भी बना लेते हैं। वो राफेल और कुछ और जो हैं फेडरिको, उनके दोस्त बन जाते हैं। सो ये वहाँ के बेसिकली एक अजीम शायर भी होते हैं। और फिर 1936 में स्पेन में जो हाना जंगी स्टार्ट होती है, जो सिविल वार स्टार्ट होता है, वो 1900 लेकर 36 से 1939 तक चलती है और वहाँ खौफनाक जो है खून खराबा जो है वो होता है। तो शायर के दोस्त राफेल और फेडरो को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। ठीक है, उनके वो दोस्त जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं इस जंग में और इससे शायर को गहरा सदमा महसूस होता है, बहुत यानी कि दिल को ठेस पहुंचती है। और ये एक्चुअली कुछ बातें जो हैं ये इस नज़म से बेसिकली ली गई हैं जो उसने लिखी थी, जिसे शायर स्पेन की हाना जंगी पर एक गीत बनाकर पेश करता है हमारे सामने। इस नज़म में शायर सबसे पहले स्पेन के बेहद मिसाली जिसे हम कहेंगे कि खूबसूरती को बयान करता है और वो उन लोगों का भी जिक्र करता है जिन्होंने उसके साथ स्पेन में रहते हुए वक्त गुजारा था और जिनके साथ उसके ताल्लुक कायम हुए थे। उसके बाद शायर का लहजा फ़ौरन बदल जाता है। पहले वो खुशहाली की बात करता है, उसके बाद लहजा बदल जाता है जब वो मौत और तबाही के उन मंजरों का जिक्र करना शुरू करता है और वो हाना जंगी के दौरान देखने को मिले जो हालात थे। पूरे स्पेन में खौफनाक खून खराबा हुआ था। इस दौरान इन अनगिनत मासूम बच्चे जो हैं वो मारे गए थे। इससे शायर को बहुत भारी सदमा महसूस होता है और उनके लिए इस नज़म को इस एक्सट्रैक्ट में बयान किया गया है। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इसकी जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अबाउट द ऑथर, सबसे पहले फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स इज अ पोम रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। इट टॉक्स अबाउट द स्पेनिश सिविल वार के बारे में बात करता है एंड द डिस्ट्रक्शन इट लेफ्ट इन इट्स अवेक, और कौन सी तबाही इस जंग ने फैलाई थी उसके बारे में बात करता है। इट हैज़ एन एयर ऑफ डिसोलेशन इन इट एंड पंक्चुएटेड फ्रॉम द ग्रेस ऑफ इमेजरी, और वो उन सारी चीज़ों को इमेजिन करता है अपने लाइफ में जो उसने वो सारी जंग के दौरान वो सारी चीज़ें देखी होती हैं। ठीक है, पैब्लो नेरूदा जो है 1904 में पैदा होते हैं, 1973 में इंतकाल होता है। वाज अ चाइल्ड राइटर। हिज पोम्स रेंज फ्रॉम द थीम्स ऑफ इरोटिक लव टू हिस्टोरिकल फेमस वर्क्स ऑफ his include the Odas Elementals and Your Laughter and Ode to Tomatoes। तो ये बहुत मशहूर पोम्स जो है वो उसने लिखी हैं। तो पहले स्टेजे पे आते हैं। आई लिव्ड इन अ क्वार्टर इन मैड्रिड विद बेल्स विद क्लॉक्स विद द ट्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली विद बेल्स विद द क्लॉक्स विद ट्रीज। तो सबसे पहले क्या काम करता है ये शायर, अपनी रेजिडेंस के बारे में बयान करते हुए कहता है कि जहाँ वो रहा करता था वो एक क्वार्टर में रहा करता था। ठीक है, जहाँ वो मैड्रिड में रहा करता था वो स्पेन का बेसिकली एक दारुल हिलाफा, जिसे हम ये कैपिटल सिटी भी कह सकते हैं वो एक खूबसूरत जगह थी। मैड्रिड विद बेल्स क्लॉक्स विद ट्रीज, ये सारी कहानी बयान करने से शायद ये कह रहा है कि वो एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी जहाँ वो रहा करता था। From there could be seen the dry face of Cassily, like a sea of leather।
ठीक है, जहां से वो क्या देखते हैं, वो एक खूबसूरत जगह है जहां गिरजाघरों के घंटे जो हैं वो बजते थे लगातार, बड़े क्लॉक और प्यारे प्यारे दरख्त जो है उस जगह से देखने को मिलते थे। वो बहुत एक अच्छी और खूबसूरत जगह थी। और उसके बाद वो नज़ारा देख सकता था जहां से चमड़े के एक समुंदर, यानी चमड़े के कपड़े पहने हुए लोगों का एक समुंदर जो है दिखाई देता था। ठीक है, जैसा दिखाई देता था। शायर का घर फूलों वाला घर कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो है फ्रॉम द नेक्स्ट लेसन है, फ्रॉम देयर आई कुड सी द ड्राई फेस ऑफ कैसल लाइक अ सी ऑफ लेदर। ठीक है, और उसके बाद है माई हाउस वॉज नेम्ड द हाउस ऑफ फ्लावर्स बिकॉज एवरीवेयर geranium exploded. It was a beautiful house with the dogs and little children. वो क्या काम करता है, शायर के घर को फूलों वाला घर जो है वो कहा जाता था क्योंकि वहाँ जरेनियम के फूल हर जगह जो है खिले हुए मिलते थे। और एक खूबसूरत मकान था जहाँ हर जगह हर वक्त कुत्ते और बच्चे मस्ती करते हुए दिखाई देते थे। और ये स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रॉल यू एग्री राफेल, Federico, you agree beneath the earth. You agree about my house with the balconies where the light of the June drawn flowers in your mouth, brother, brother. तो ये क्या कहता है, शायर अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पे याद करता है। ठीक है, जो उसे मिलने उसके घर आया करते थे। उनमें रावल, रफेल और फेडरिको जैसे शायर शामिल थे। वो सभी खाना जंगी के दौरान मारे गए थे। बीनीथ द अर्थ का मतलब है कि तुम सुन पा रहे हो, क्या मुझे एग्री कर पा रहे हो, मेरी इन लाइंस के साथ एग्री कर पा रहे हो, अब जमीन के अंदर से मुझे सुन पा रहे हो। अब वो जमीन के अंदर मरे पड़े हैं। ठीक है, उन्हें याद करते हुए शायर कहता है अपने घर के बारे में जो बातें उसने कही हैं, क्या वो उससे रजामंद है, क्या वो उससे एग्री करते हैं, जो मैंने ये खूबसूरत चीज़ बयान की है, क्या आप उससे एग्री करते हो। उसके बाद ये कहता है रजामंद हो। वो ये ओक जिसे हम कहते हैं छज्जू वाला घर था जिसके ऊपर बालकनीज थी, बालकनीज बनी हुई थी। ठीक है, द लाइट ऑफ जून। और ये साथ में कहते हुए कहता है कि वो एक छज्जू वाला घर था जिसके ऊपर वो बालकनीज बने हुए थे। जून के महीने में आने के साथ ही फूलों के पौधे इतने ऊंचे उगे आते थे कि किसी आदमी के मुंह तक पहुंचने लगते थे। तो इस तरह का ये एक कहानी है। और उसके बाद वो कहता है बाई बाई, क्या तुम मेरी इन बातों को याद कर सकते हो। और उन मरहूम दोस्तों को अपने बाई कहता है यहाँ पे शायर। ठीक है, तो चलते हैं अगली लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। The build of roofs with a cool sun on which the weather van tires, the fine fringed ivory of tomatoes multiplied down to the sea. ठीक है, और यहाँ पे शायर क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि अपने मकान के छत का जिक्र करते हुए शायर कहता है कि सर्दी के मौसम की सूरज की जो रोशनी में ये एक अनोखा खूबसूरत मंजर पेश करता था। अजीब व गरीब जो है एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक मंजर पेश करता था। वहाँ एक हवा का रुख दिखाने वाला आला था। ठीक है, वेन जिसे हम कहते हैं, ट्राइज द फाइन फ्रेंच्ड आइवरी ऑफ पोटैटोज। और उसके बाद क्या कहता था, हर वक्त हिलते रहते थे और वहाँ जो है जिसकी वजह से थका हुआ सा लगता था। शायर के घर के छत पर से समुंदर किनारे तक फैली हुई आलू और टमाटर की भरपूर फसलें भी जो है अच्छे से दिखाई दिया करती थी। सो ये कहानी है अभी तक यहाँ पे। और उसके बाद स्टेंजा 6 बहुत लंबा स्टेंजा है और एक ही में हमने कोशिश की है कि इसको हम पढ़ सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड वन मॉर्निंग ऑल ऑफ दैट बर्न्ड। और एक सुबह ऐसी आई, ठीक है, कि ये जो पुरअमन जिंदगी थी ये खत्म हो गई और सारी तरफ हर तरफ कोहराम मच गया। क्या हुआ, एंड वन मॉर्निंग द बोन फायर्स लीप फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग बिगन्स। ठीक है, बीइंग्स। उसके बाद क्या है, एक कोहराम मच गया, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। द बोन फायर्स का मतलब है ऊंची ऊंची लपटें जो है आग की वो चारों तरफ उठने लगी। ये लपटें आसमान तक पहुंचने वाली थी और इतनी ऊंची उठ रही थी कि आसमान तक चारों तरफ जंग शुरू हो चुका था। उसने बारी तादाद में लोगों को निगल गया और इसने बहुत सारे लोगों को खा लिया। ठीक है, ड्यूरिंग बीइंग्स। And from that moment fire, gunpowder from that moment, and from that moment blood, thugs with plans and the Moors, thugs with signet rings and the duchies, thugs with the black fears, blessings, came through the sky to slaughter children, and through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसे हर वक्त हर जगह एक बारूद फटने लगा। हर चारों तरफ जो है गन पाउडर की आवाज़ें जो हैं वो उसे आने लगी और बारूद जो है वो फटने लगा। ठीक है, और ख़तरनाक मुजरिम और अफ्रीकी
नूर कबीले के वो लोग हवाई जहाज़ों में सवार हुआ करते थे और लोगों को मारकर भाग जाते थे। एंड फ्रॉम द मोमेंट ब्लड ठग्स विद प्लान्स, जैसे हम कहते हैं, ये उनके लिए एक्चुअली यूज़ कर रहा है जो लोगों को लूटा करते थे, वो अफ्रीकी नूर कबीले वाले लोग जो जहाज़ों में आया करते थे और भाग कर लोगों को मार भाग जाते थे। वहाँ उन लुटेरों में अमीर तबके के लोग और उनकी औरतें भी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे अकेले ही नहीं है, औरतें भी हुआ करती थी और बहुत खतरनाक किस्म की औरतें जो है वो भी हुआ करती थी जो लोगों को लूटते और मार डालते। इन लुटेरों और बदमाशों को मजहबी डेरों की हिमायत भी हासिल थी और इनको यानी कि मजहबी रंग भी दिया गया था, यानी कि मजहब के बेस पे, जैसे अब पूरी दुनिया इसके ऊपर जल रही है। वो हवाई जहाज़ों में सवार हुआ करते आते थे, ठीक है, कैम थ्रू द स्काई स्लॉटर द चिल्ड्रन, और मासूम लोगों और बच्चों को मार कर भाग जाते थे। ठीक है, उन्होंने इतने बच्चे मार दिए कि बच्चों का खून गलियों में हर जगह बहता हुआ दिखाई देने लगा। उन्होंने इतने बच्चों को मार दिया कि वो पूरे हर जगह बच्चों की जो है वो मरी हुई लाशें जो है और खून जो है वो बहता नजर दिखा। द पोएम टेक्स अ डार्क टर्न हियर, यहाँ पे एक अंधेरे की तरफ पोएम एक आइडिया लेती है, एक मोड़ लेती है। recounts how all of has suddenly been destroyed and the blink of an eye, आंख के झपकते ही कैसी सारी चीजें बदल गई। फायर एंड गन पाउडर ravished and the lands of Spain, और ये फायर और जो गन पाउडर है ravish of the land में बहुत ज्यादा क्या हो गई, चेंज हो गई, इसने सारी दुनिया को बदल के रख दिया। मेकिंग ब्लड रन लाइक अ रिवर, इस तरह से खून बहा जैसे कि एक नदी में पानी जो है, एक दरिया में पानी बह रहा होता है। चिल्ड्रन टू वेर mercilessly slaughtered, they blood too panting lusty with a gruesome shade of red, और उनकी वजह से पूरी सिटी को जैसे पैंट कर दिया रेड कलर में उनके ब्लड की वजह से। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद कहानी जो है, jackals that the jackals would drive away, stones that the dry thistle would bite, the spit out vipers that the vipers would hate। उसके बाद क्या कह रहा है, वो लोग सियाह जालिम शिकारी थे, अफ्रीकियों की बात यहाँ पे करता है, जिन्हें सियाद ही भगा सकते थे, और लेकिन स्पेन में उस वक्त कोई सियाह जो है वो मौजूद नहीं थे जो उनको भगा सकते या उनको साथ लड़ सकते। वो ऐसे पत्थर थे जिन्हें सूखी कांटेदार झाड़ियां भी काटने से डरती थी, यानी कि वो बहुत स्टोन्स दैट ड्राई, ठीक है, वुड बाइट एंड स्पिट वॉट वाइपर्स, वहां पे वो भी मौजूद नहीं थे। दैट द वाइपर्स वुड हिट, वो ऐसे जहरीले सांप थे जिनसे आम जहरीले सांप भी नफरत करते थे। ठीक है, तो बहुत खतरनाक चीज सीन जो है यहाँ पे शायर जो है बयान करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है अगला जो सीन है, अपोज टू यू आई हैव सीन द ब्लड ऑफ स्पेन राइज अप, the drown you in the single wave of pride and knives. Generals, traitors, consider my deal house, consider Spain broken, but from every dead house burning metal flows in place of flowers. But from every hollow of Spain, Spain rises, but from every dead child rises a gun with eyes. But from every crime are burned bullets, that will find you one day in the house of the heart। ठीक है, तो ये कहानी जो है यहाँ पे बहुत खतरनाक मोड़ लेते हुए आगे चलती है, और यहाँ जो शायर है वो किस बात के ऊपर ज़रा स्ट्रेस देता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इन लाइन्स में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा पहले इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो बेसिकली पहले उन दिनों के फ्रांस की अगर हम थोड़ी सी बात करें कि सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें तो 1930 में स्पेन में तानाशाही जो हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था 1930 के अराउंड। ठीक है, जो वहाँ की जो हुकूमत थी, और जमहूरियत 1930 से 1935 तक ताकत में रही। मजदूरों के फ़ायदे के लिए कोई कानून बनाए गए, के लिए कई कानून बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई। पेब्लो नरीडा उस वक्त स्पेन में एक सरकारी सफ़ीर के तौर पर तैनात रहा था और वहाँ सरकारी जो फ़राइज़ थे वो अंजाम दे रहा था, और मुल्क में होने वाली सियासी तब्दीलियों से वो बहुत खुश था। लेकिन फिर 1936 में हाना जंगी शुरू हुई, आपस में लोग लड़ने शुरू हो गए, और ये हाना जंगी इतनी खतरनाक थी कि फौजी जनरल जो थे
फ्रांसिस्को के रहनुमाई में एक गदर शुरू हो गया और यूरोप में हिटलर और मसूलिनी जैसे दूसरे तानाशाह जो थे वो भी उस वक्त काम कर रहे थे और उनकी मदद की गई। हाना जंगों के दौरान अफसादियों को ने खौफनाक खून खराबा मचाया और जो लोग थे वो बहुत ख़राब थे, उन्होंने बहुत खून बहाया। तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए और सभी जगह आग और तबाही के नज़ारे थे। ये बेसिकली उन्हीं सिचुएशन को शायर ने जो है अपनी इस पोम के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मुल्क की ताकत फ्रैंक के हाथ में आ गई जिसने फौजी तानाशाही शुरू कर दी। इन सब बातों ने पैब्लो नेरूदा को इंतहाई तकलीफ पहुंचाई और इन सत्रों में शायर का यही उम्मीद का या यही इसी एक्सट्रैक्ट को बयान करने की कोशिश करता है कि एक दिन स्पेन के लोग इकट्ठे खड़ा होंगे और वहशियाना खून खराबे वाले इन लोगों से बदला ज़रूर लेंगे। शायर यहाँ कहता है कि उसने स्पेन के खूंखार फसादियों को भयानक तबाही मचाते हुए और लोगों को मारते हुए देखा है। ठीक है, जो इन लाइंस में ऊपर जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। अपोजिट टू यू आई हैव सीन द ब्लड ऑफ स्पेन राइज अप, फिर से उठते हुए मैंने देखा है। द ड्राउंड योर सिंगल वेव ऑफ द प्राइड ऑफ द नाइव्स जनरल स्ट्रेटर्स एवरी वन वॉज किल्ड। ठीक है, हर कोई उसे मारा गया। उसके दोस्त भी थे। जालिम फसादियों ने पूरे स्पेन को खून में डुबोने की कोशिश की। ठीक है, और वो अपने गुमंड में अंधे हो चुके थे। उन्होंने अपने चाकू गोंप कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो फौजी जनरलों की शक्ल में मुल्क में गद्दार थे। ठीक है, शायर का अपना पूरा घर तोड़ दिया गया और उसे तबाह कर दिया। शायर की खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त स्पेन में नहीं था, उसे वापस उसके मुल्क चिली बुलाया गया था और उसे वापस किसी काम के लिए जो है किस्मतन वापस बुला लिया गया था। इस पूरी तबाही के बाद शायर को अपने दिल में एक पक्की उम्मीद थी कि स्पेन के हर घर में अब फूलों की जगह एक ज़बरदस्त पक्के इरादे का जन्म होगा। स्पेन के हर हिस्से में बगावत होगी। हर वक्त वफात पा चुके बच्चे की जगह वहाँ ऐसे बच्चे का जन्म होगा जिनके हाथों में पहले ही बंदूकें पकड़ी होंगी। ठीक है, और हर एक जुर्म के जवाब में वहाँ ऐसे बच्चों का जन्म होगा जिनके हाथों में गोलियां होंगी और उन्हें अपने निशाने उन मुजरिमों और कातिलों के दिलों में दिखाई देंगे। तो ये वहाँ पे राइज अप की बात करता है, फिर से उन लोगों की बात करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन जो है वो हम समझते हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ है। यू विल आस्क वाई हिज पोइट्री हैज़ नथिंग ऑफ द अर्थ, ऑफ द लीव्स, ऑफ द ग्रैंड वैल्कोनस ऑफ हिज नेटिव कंट्री। ठीक है, और उसके बाद दूसरी लाइन है, कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स। कितनी ज़बरदस्त बात जो है यहाँ पे शायर कह रहा है। शायर ने अब कुदरती खूबसूरती पर नज़में लिखने बंद कर दी हैं। वो नहीं चाहता कि वो कुदरती खूबसूरती पर नज़में लिखे। उसकी नज़मों का मौजू अब बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि उसके दोस्त इस तकलीफ़ में मारे गए थे। लोग अब उससे पूछ सकते हैं कि वो अब मादरी वतन चिली की सरजमीन में वहाँ के पेड़ पत्तों और वहाँ के बड़े बड़े आतिशफशा पहाड़ों के बारे में नज़में क्यों नहीं लिख पाता या क्यों नहीं लिखता था। ठीक है, शायर ऐसे लोगों से कहता है कि वो आकर गलियों में बहते हुए खून को देखें, वो आकर गलियों में बहते हुए उन खून को देखें। तब उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि शायर ने उस कदरत की खूबसूरती के बारे में नज़में लिखने क्यों बंद कर दी। अपने दिल में गहरी जो है चोट लिए, दुख लिए, वो बार बार कहता है, आइए और देखिए गलियों में बहते हुए इस खून को, इस तबाही को। तो बेसिकली जंगें जो भी होती हैं इनसे तबाही होती है। ठीक है, चाहे वो मज़हब के नाम पे हों चाहे किसी और के नाम पे हों, तो मज़हब के नाम पे हमेशा जंगें जो हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान को सबसे ज़्यादा अपने एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को ग्रैस्प करना चाहिए, आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत से सब मिल बांट के आगे बढ़ सकते हैं। तो यही इस लेसन का बेसिकली मैसेज है। तो चलिए अब बात करते हैं इस लेसन के जो बाकी एक्सट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम अलग से बनाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नेगेबान।